हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों हमने 110 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इस वीडियो के सीरीज़ में आप देख लेंगे। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, हो सके तो इसका नोट्स बनाएंगे ताकि आपको कहीं भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो आप इसको देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। तो ईएमएफ का पूरा नाम, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, ये अप्रेंटिस फिटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो ईएमएफ का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहला वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा देखते हैं। बिजली के पंखे में विद्युत का डैश प्रभाव कार्य करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और भेल 2018 में पूछा भी है। तो बिजली के पंखे में विद्युत का कौन सा प्रभाव जो है काम करता है? तो चुंबकीय प्रभाव काम करता है। कौन सा प्रभाव काम करता है? चुंबकीय प्रभाव जो है काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वोल्टेज बढ़ाने के लिए डैश ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। वोल्टता को कम करने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। कम करने वालों को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन कहते हैं। और ऊपर करने वालों के लिए क्या कहते हैं? बढ़ाने के लिए तो स्टेप अप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के डैश में स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? केंद्र में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? केंद्र में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित रहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसका रासायनिक अस्तित्व होता है। क्या होता है? इसका रासायनिक अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी भी तत्व का छोटा छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार क्या कहलाता है दोस्तों? वो अणु कहलाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसका निर्माण जो है परमाणुओं से होता है। ये भी ध्यान रखेंगे सारे दोस्तों, 10वीं क्लास के क्वेश्चंस के ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट। दो बिंदुओं के विभव के जो वो अंतर होता है, दो बिंदुओं के जो विभव में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। उसे ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उसका मान विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए एक कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच जो है वैद्युत विभवांतर है। इसके बीच के जो अंतर को वैद्युत विभवांतर बोल रखा है, वी ए माइनस वी वी। और इसका जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, बस आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट है। तो कितना होता है इसका? 90 वोल्ट। कितना वोल्ट होता है? 90 वोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट वोल्टेज का मान जो होता है 90 वोल्ट होता है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो आर्क पैदा करने के लिए आवश्यक करंट सप्लाई करता है। ये उपकरण अधिक महंगे नहीं होते तथा कम स्थान घेरते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में निम्न में कौन सी एक मशीन प्रयोग की जाती है? तो आर्क से बचने के लिए
वेल्डिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मशीन प्रयोग करते हैं हम? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले एसी ट्रांसफार्मर कुछ नहीं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एसी सप्लाई हर जगह आसानी से मिलती है, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत आसान है। इसके लिए इलेक्ट्रोड भी आसानी से मार्केट में क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए अगला, चलिए ऊष्मता बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक निम्न में से कौन सा है? ऊष्मता बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कौन सा है? कॉपर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ऊष्मता बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक कॉपर यानी ये तांबा है। कॉपर मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा व उपयोग में किया गया धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका क्वथनांक लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस होता है तथा गलनांक लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक उत्कृष्ट व लाल रंग की धातु है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 8.95 होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 8.95 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। एक सर्किट में बहने वाली धारा को एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला दोस्तों I बराबर Q/T होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यह त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। यह क्या करती है? त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊष्मा को मापने की इकाई क्या है? तो ऊष्मा को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ऊष्मा की मापने की इकाई है जूल किलोग्राम। ठीक है, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। ऊष्मा की इकाई जो है जूल तथा कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे विभिन्न कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में और तथा अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मा के रूप में बदला जाता है। जैसे विद्युत हीटर का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं व भाप इंजन का प्रयोग करके हम ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन आपका, एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनवंतरित रूप में बहती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बंद सर्किट बोलते हैं। एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनवंतरित रूप से बहती है उसे बंद सर्किट कहते हैं। बंद परिपथ में धारा सामान्य रूप से काम करती है। एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव सतत रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंच वाइज को क्या कहा जाता है? बेंच वाइज को क्या कहते हैं? फीटर वाइज भी बोलते हैं। बेंच वाइज को क्या कहते हैं? फीटर वाइज भी बेंच वाइज को बोलते हैं। बेंच वाइज पर जॉब को सही स्थिति में पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, ग्राइंडिंग, रीमिंग आदि सभी क्रियाएं करते हैं। इसकी बॉडी किसकी बनी होती है? ढलवा लोहे की बनी होती है। इसका साइज उसके जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज के फिक्स्ड व मूवेबल जो को कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव से जोड़ने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव को जोड़ने वाली वेल्डिंग फोर्ज वेल्डिंग कहलाती है, जिससे सॉलिड फेस वेल्डिंग भी कहते हैं। इससे जोड़े जाने वाली सतह को पिघलाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्लास्टिक अवस्था में दबाव देकर सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग है? तो आर्क वेल्डिंग जो है किसकी वेल्डिंग है? नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में जब मेटल के फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क में बनाकर जुटाया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग तथा फोर्ज वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग का ही जो है एक अन्य नाम है। कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? तो गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आती है। ठीक है, गैस वेल्डिंग किस में आती है? फ्यूजन वेल्डिंग में आती है। जब दो कार्यखंडों को जोड़ने के लिए उनकी सतह को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन गैसों को जलाकर प्राप्त की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं?
गैस वेल्डिंग बोलते हैं। चलिए 127 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। और भी इसमें कई चीज़ें थी लेकिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलिए, एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये सभी हो जाएगा कार्य के पदार्थ पर, उपकरण की उपलब्धता पर, आवश्यक गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन आपका, एक चिपिंग हथौड़ा, एक बार थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, अब देखिए अब दिख रहा होगा आपको। एक चिपिंग हथौड़ा किसकी चिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसकी चिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ए और सी दोनों वेल्ड के ऊपर स्लैग कवर हटाने के लिए और स्पैटर्स को हटाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? तो कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग आती है? फोर्ज वेल्डिंग जो है आपकी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में आती है। दोस्तों आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये इसको पढ़ेंगे तो एक आधा क्वेश्चन जो है और बीच में निकल के आ जाएगा, तो आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ये देखिए, ये दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एक्स है, एक्स भाग का जो है नाम बताना है, ये कौन सा जो है ये चीज़ है। तो दोस्तों कौन सी चीज़ है ये? तो दोस्तों ये आपका है स्पार्कर लाइटर। क्या है ये? स्पार्क लाइटर। क्या है ये? स्पार्क लाइटर। चलिए अगला चलते हैं। एक पंक्ति वेल्डिंग के समय किसके विभिन्न भागों को साधने में प्रयुक्त डिवाइस कहलाती है? तो आपका वेल्डिंग जिग, यानी वेल्डिंग जिग क्या होता है? पकड़ने का काम करता है। ठीक है। बट वेल्डिंग डैश के सिद्धांत पर की जाती है। तो कौन सिद्धांत पर की जाती है? फ्लैश वेल्डिंग के सिद्धांत पर की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाला मूल धातु कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपका बेस धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय सही लेंस शेड नंबर का चयन इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? प्रयोग की गई वेल्डिंग करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रयोग की गई इस पर निर्भर करता है, वेल्डिंग करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगला, एक असेंबली वेल्डिंग के लिए अवयव को एक स्थिति में लाने हेतु प्रयोग की जाती है। तो क्या स्थिति प्रयोग की जाती है? फिक्सर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फिक्सर का प्रयोग करते हैं। फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। फोर्ज वेल्डिंग कैसे की जाती है? तो ये स्मिथ शॉप में जो है फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। स्मिथ शॉप में क्या की जाती है? फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें ताप ब्लैक स्मिथी फायर द्वारा निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम गर्म इनपुट इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का उपयोग वेल्डिंग प्रक्रिया करने का क्या लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरूपण और वाष्पेज कम करना। विरूपण और वाष्पेज को कम करना। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको 138 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। तो कैसी लगी है जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, और पढ़ाने में कोई परेशानी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस पर सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।